हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आशीष अकाउंटेंसी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है उसको डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, क्योंकि इससे पहले हमने एडमिशन की बात की जहां पे पार्टनर आ रहा था, उसके बाद रिटायरमेंट की बात की जहां पे पार्टनर जा रहा था, फिर हमने उसी में एक डेथ का पोर्शन लिया जिसमें पार्टनर खुदा खास्ता मर जाता है, डेथ हो जाती है, तब हमने कैसे ट्रीटमेंट किया उसकी भी बात की। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है अपने आप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी सब कुछ खत्म हो जाना। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी देता हूं कि जब आपके फर्म की सभी एसेट्स बिक जाए और आपकी लायबिलिटीज को पे करना पड़ जाए, यानी ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप ऑफ फर्म कम्स टू एन एंड, यानी लास्ट अंत तक आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है? अपनी पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ता है। तो इसी चीज के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे, जहां पे देखेंगे कि हम कैसे कैसे एसेट्स को बेच रहे हैं और कैसे कैसे हम लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, किन किन लायबिलिटीज को बिना कहे हम पे कर सकते हैं और किन किन एसेट्स को बेच के हम पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीज आज की क्लास में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो इसकी थ्योरी पहले रीड करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? देखिए लिखा हुआ है आपकी थ्योरी में कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39, स्टूडेंट्स ये सेक्शन को ध्यान रखिएगा, कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं? सेक्शन 39। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप among all the partners in the firm, यानी पूरी की पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाए? खत्म हो जाए। द पार्टनरशिप ऑफ पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, यानी अंत बिल्कुल लास्ट हो जाए जब फर्म का, उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कहते हैं। फुल स्टॉप। इन सच एन इवेंट ऑल एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रियलाइज्ड। रियलाइज का मतलब है बच्चों बेच देना एसेट्स को। तो ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड, दैट इज सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड, और लायबिलिटीज साथ के साथ पेड कर दी जाए, तो जिसमें हम क्या करते हैं? सभी के सभी एसेट्स को रियलाइज करते हैं। इसका मतलब पैसा निकालते हैं एसेट्स को बेच के और अपनी अपनी लायबिलिटीज को पेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अलग बात है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग बात है? बिल्कुल। कैसे अलग बात है? देखिए जरा स्क्रीन पे आपके सामने डिफरेंस बिटवीन आ रहा है, तो एक एक करके डिफरेंस बिटवीन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके सामने, आपके 3 कॉलम दे रखे हैं, एक तो बेसिस है, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है और तीसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। तो देखिए उसमें सबसे पहला नंबर 1 दे रखा है मीनिंग। तो पहले हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की बात कर रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है। इट मींस क्लोजर ऑफ द फर्म एंड एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स, यानी आपके सभी पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो जाए, बिल्कुल अंत तक पहुंच जाए, उनके बीच में रिलेशनशिप जो भी बिजनेस की है वो खत्म हो जाए, तो उसको हम पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहा करते हैं। जबकि दूसरी तरफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लिखा हुआ है इट मींस चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, द फर्म कंटिन्यूज हिज बिजनेस, यानी अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखे, बस क्या हो जाए? पार्टनर्स के बीच में या तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, या उनमें से कोई भी एक पार्टनर चला जाए या कोई नया पार्टनर आ जाए, तो तब क्या होता है? हमारी जो पार्टनरशिप पुरानी होती है उसको डिसॉल्व होना पड़ता है। तो फर्क है, फर्म में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप में केवल पार्टनरशिप खत्म होनी चाहिए, उसी को हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह रहे हैं। नंबर 2, कोर्ट्स इंटरवेंशन। कोर्ट इंटरवेंशन मतलब दखलंदाजी की बात हो रही है। तो पहले डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पढ़ेंगे, इट कैन बी आइदर वॉलंटरीली बाय द पार्टनर्स और कंपल्सरीली बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या तो पार्टनर्स खुद ही अपनी फर्म को खत्म करना चाह रहे हो या कोर्ट की तरफ से कोई आदेश आ गया हो कि आपकी फर्म को खत्म करना पड़ेगा, तो उस केस में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पॉसिबल है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? इट इज ऑलवेज वॉलंटरीली, यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप केवल अपनी इच्छा अनुसार ही आप खत्म कर सकते हो,
बाकी इसमें कोर्ट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। तो मैं सिंपल सी बातों में कहूंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कोर्ट का इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी, जबकि आपकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता। नंबर थर्ड, बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन। बिजनेस कॉन्टिन्यूएशन आप सिंपल सा समझ चुके होंगे, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है तो वहां पे बिजनेस कम्स टू एन एंड, वहां सब चीज खत्म हो जाती है। लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो वहां पे बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस आपके बीच में जो बिजनेस रिलेशन होते हैं वो खत्म हो जाया करते हैं। नेक्स्ट, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो वहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज हो जाती है, लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो वह बुक्स ऑफ अकाउंट चलते रहते हैं, वो क्लोज नहीं होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगी तो असेट्स को रियलाइज किया जाएगा, इट मींस असेट्स को सोल्ड किया जाएगा और लायबिलिटीज को पेड कर दिया जाता है। तो इसमें भी ये लिखा हुआ है, एसेट्स ऑफ द फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, द बैलेंस अमाउंट इफ एनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। ये कब होता है? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा होता है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में लिखा हुआ है, एसेट्स ऑफ द फर्म्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड, फुल स्टॉप, द गेन or loss due to it is distributed among the partners in their old profit sharing ratio। तो ये यहां पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात आती है तो हमारे दिमाग में केवल दो ही चीजें आती हैं, या तो सर एडमिशन हो रहा हुआ या फिर रिटायरमेंट, और उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया करते थे। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में यहाँ सभी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाया करती हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन या अमोंग द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, यानी बीच में जो बिजनेस रिलेशन थे वो तो खत्म हो गए, साथ में इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो वहां इकोनॉमिक रिलेशनशिप चलती रहती है, वहां पे वो खत्म नहीं होती, क्योंकि भैया पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, बट आपका बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। एंड नंबर लास्ट, इफेक्ट। अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है तो क्या इफेक्ट होगा? कह रहा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल्सो मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब फर्म ही डिसॉल्व हो गई तो पार्टनरशिप के क्या लेने देने, वो भी खत्म हो जाती है। लेकिन जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स थे जिससे आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में फर्क समझ में आता है। अगर मैं सिंपल सी बात में कहूं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, एक वाइडर कंसेप्ट होता है, जबकि आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है नैरोअर कंसेप्ट। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये थे आपके डिफरेंसेस दोनों के बीच में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में। तो आपको इतना समझ में आ गया सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब सब कुछ खत्म हो जाना, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन है उसका एंड होना, बाकी बिजनेस चलता रहता है। यानी जैसे कि कुछ भी हो जाए, यानी पार्टनर्स आए या जाए तो उसको कहते हैं हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब सभी पार्टनर्स या कोर्ट के इंटरवेंशन के थ्रू अगर आपकी फर्म ही बंद हो जाए तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब हम आगे इसके डिस्कस करते हैं कि सर आपने बताया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है, लेकिन ये कब कब हो सकती है? क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आप पढ़ चुके एडमिशन में, रिटायरमेंट में, वहां पे क्या हो रहा था? पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी, यानी पहली पार्टनरशिप खत्म होकर नई पार्टनरशिप बन रही थी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे कैसे होता है वो समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन। तो आइए देखते हैं। तो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी किस किस तरीके से आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, वो तरीके हैं 5। यानी 5 तरीके से हम अपनी फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे कैसे देखिए अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। द मोड बाय विच अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड आर, नंबर 1 बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। A firm may be dissolved when all the partners agreed for its dissolution। यानी म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी हम पार्टनर्स के बीच में हम म्यूचुअली अपनी खुद से ही एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें कैसे भी करके ये पार्टनरशिप को खत्म करना है। जब पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो इसका मतलब आपकी फर्म भी डिसॉल्व हो जानी चाहिए। तो यहां पे भी ये लिखा हुआ था, A firm may be dissolved when all the partners agree for its dissolution। यानी सभी पार्टनर्स एक साथ खुद ही एग्री करें कि हमें अपनी फर्म खत्म करनी होगी, तो तब हम अपने इस चीज को यानी इस सिचुएशन को हम ये मान लेंगे कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है।
नंबर सेकंड, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब कंपल्सरी जबरदस्ती, यानी जब बहुत जरूरी हो जाए डिसोल्यूशन। तो उसमें लिखा है ए फर्म में बी कंपल्सरी डिसॉल्व ए व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट। यानी या तो आपके सभी पार्टनर्स दिवालिया घोषित हो जाए या एक को छोड़ के बाकी सब हो जाए, क्योंकि अगर एक ही पार्टनर रह जाएगा तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। तो एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर डिसॉल्व हो जाए या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर आपके सभी पार्टनर से इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, आपका डिसोल्यूशन बन जाता है फर्म का। नंबर बी केस में लिखा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम अनलॉफुल, यानी आपका व्यापार क्या हो जाए, गैर कानूनी बन जाए। जब व्यापार गैर कानूनी हो जाता है तो आपको वो फर्म बंद करनी पड़ती है। तो ये दोनों ही चीज कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आ जाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि सभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या उनमें से एक पार्टनर को छोड़ के सभी इंसॉल्वेंट हो जाए। और नंबर दूसरे केस में क्या है कि आपका जो भी फर्म है या बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए। नंबर थर्ड, बाय नोटिस। In case partnership is at will, the firm may be dissolved by any partner given notice in writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm। ये सेक्शन लिखा हुआ है सेक्शन 43। स्टूडेंट्स आपको सेक्शन जरूर ध्यान रखनी है। आप इसमें बात थी बाई नोटिस, तो यहाँ पे कोई भी पार्टनर को अगर लग रहा है कि आपके फर्म को खत्म होना है, यानी आपके बिजनेस को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए, तो वह एक रिटन नोटिस दे सकता है। वो अपने हिसाब से एक नोटिस आपको देगा सभी पार्टनर्स को कि ऐसे ऐसे इस फर्म को बंद किया जाए। हो सकता है कुछ झगड़े हो रहे होंगे या मे भी हो सकता है व्यापार अच्छा नहीं चल रहा होगा, तो कोई भी एक पार्टनर या कुछ पार्टनर रिटन में एक नोटिस आपको देके उस फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका अगला बाई नोटिस। नेक्स्ट, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट अ फर्म मे बी डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइड्स। नंबर वन, ऑन एक्सपायरी ऑफ द फर्म फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जब फर्म का टर्म यानी ड्यूरेशन एक्सपायर हो जाए, और फॉर विच द फर्म वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी जितने समय के लिए फर्म बनाई थी उतने समय तक काम खत्म हो जाए, तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, ऑन कंप्लीशन ऑफ द वेंचर, यानी जो प्रोजेक्ट में आप लगे हो वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, तब भी पार्टनरशिप क्या हो जाती है, खत्म। और जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो आपकी फर्म भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। नंबर थर्ड, ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, यानी आप दो पार्टनर हो, उसमें से एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस में भी आपको फर्म खत्म करनी पड़ती है। एंड लास्ट है ऑन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, यानी कोई भी पार्टनर खुद ही कह दे कि मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, या किसी कोर्ट द्वारा वो इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया घोषित, यानी उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सके, तो उस केस में पार्टनर को इंसॉल्वेंट घोषित किया जाता है। तो एन एडजुडिकेशन ऑफ अ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। तो इन केसेस में ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, यानी हमने पहले भी पढ़ा था कोर्ट इंटरवेंशन की बात, तो यहां पे कोर्ट कब कब दखल अंदाजी कर सकता है। लिखा है कोर्ट में पास ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वेयर अ पार्टनर बिकम्स अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी आप पार्टनर्स में से कोई भी एक पार्टनर पागल हो जाए, यानी अनसाउंड माइंड, यानी उसका दिमाग विचलित हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, यानी काम करना बंद कर दे या अलग तरीके से काम कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, तो उस केस में आपको अपनी फर्म डिसॉल्व करनी पड़ती है। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है तो इसलिए फर्म डिसॉल्व हो जाती है। नंबर सेकंड, अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर, यानी आप में से कोई भी पार्टनर या एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा और आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। नंबर थर्ड, a partner is found guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm, यानी आपका कोई भी पार्टनर मिसबिहेव कर रहा है, बहुत बदतमीजी से अपना काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, मिसकंडक्ट हो रहे हैं, उससे बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उस केस में भी आपको एक कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आएगा और आपको फर्म को बंद करना पड़ेगा। नंबर टी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ब्रीच्ड परसिस्टेंटली बाय अ पार्टनर और पार्टनर्स, यानी आप में से कोई भी एक पार्टनर या सभी पार्टनर किसी भी एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, यानी एग्रीमेंट में लिखी बातों को का उल्लंघन कर रहे हैं, बातों को नहीं मान रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं,
तो उस केस में भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन कैसे? बाई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट, कोर्ट फाइंड्स डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जस्टिफाइड। कोर्ट को अगर लग रहा है कि आपकी फर्म सही नहीं है तो कोर्ट एक आदेश जारी करके आपकी फर्म को बंद करा सकती है। एंड नंबर लास्ट, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। और आपका व्यापार चल ही नहीं पा रहा, केवल चल रहा है तो नुकसान पे, बार बार लॉस पे लॉस आया जा रहा है, तो उस केस में भी ऑर्डर्स आ सकते हैं आपकी कोर्ट की तरफ से कि आपको फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो ये लगभग 6 केसेस थे स्टूडेंट्स जहां पे डिसोल्यूशन ऑफ कोर्ट होता है, यानी सॉरी डिसोल्यूशन बाय अ कोर्ट हुआ करता है। यानी कोर्ट के एक आदेश पर इन 6 में से कोई भी कंडीशन प्रूव हो जाती है तो आपको अपनी फर्म बंद करनी पड़ेगी। तो हमने कौन से 5 तरीके? सबसे पहला था बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यानी पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली एग्रीमेंट हो जाएगी भाई फर्म को बंद करना है। नंबर सेकंड, कंपलसरी डिसोल्यूशन बन सकता है, यानी अब आपको कोई और चारा नहीं है, आपकी फर्म को खत्म करना पड़ेगा, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बनता है। नेक्स्ट है आपका बाय नोटिस, कोई भी पार्टनर नोटिस देके भी फर्म को बंद करा सकता है। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कोई भी एक इवेंट होने की वजह से जो मैंने आपको बताए उसकी वजह से अगर फर्म खत्म होनी है, बंद होनी है, तो वो भी करनी पड़ेगी। और लास्ट था डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के आदेश पे भी आपकी फर्म बंद हो सकती है। तो ये थे तरीके स्टूडेंट्स जिस तरीके से आप अपनी फर्म का डिसोल्यूशन कर सकते हो, और केवल इन्हीं के हिसाब से, इन 5 केसेस के हिसाब से आपकी फर्म बंद हो सकती है, अदरवाइज आपकी फर्म बंद नहीं होगी। तो ये था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस। अब हम आते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कि सर जब फर्म डिसॉल्व हुआ करती है तब हम अकाउंट्स कौन से बनाते हैं? जब आप एडमिशन पढ़ते थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, क्योंकि वहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज रिवैल्यूड होती थी। जब आप रिटायरमेंट करते थे तब भी आपको एसेट्स रिवैल्यूड और लायबिलिटीज रीअसेस करनी पड़ती थी। और अब है बात डिसॉल्यूशन की, तो इस केस में एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने रियलाइजेशन क्यों बोला? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने ये बताया कि आपकी असेट्स रियलाइज हो जाती है, यानी जितनी भी असेट्स हो उसको बेचना पड़ता है और अपनी लायबिलिटीज को पेड करना पड़ता है। तो अब ये कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं एक पिक्चर के थ्रू, जो कि मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपका रियलाइजेशन अकाउंट एक बार को सही हो जाए तो आपके जो फर्दर अकाउंट इसमें बनते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। बस मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊं कि ऐसे ऐसे अकाउंट्स बनना है, उसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, और बहुत आसान तरीके से आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख जाएंगे विदाउट एनी मिस्टेक। मैं गारंटी देता हूं अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे तो आपका रियलाइजेशन कभी जन्म जिंदगी में गलत नहीं हो सकता। और मैंने आपको खुद बताया कि अगर रियलाइजेशन सही हो जाएगा तो आपके फर्दर जो भी अकाउंट्स आगे बनेंगे वो भी 100% करेक्ट बनेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। ये है आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे आपके सामने रियलाइजेशन अकाउंट है। तो इस तरीके से हम पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बनाया करते हैं। अब इसमें देखिए हम कैसे कैसे चीजों को लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप आपका डेबिट साइड में देखिए असेट्स लिखने का है। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें बैलेंस शीट गिवन होगी, तो उसमें से बैलेंस शीट में से ये आइटम्स आपको छाट के लिखने पड़ेंगे उसकी बुक वैल्यू पे। जैसे लिखा हुआ है टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट, यानी ये सारी एसेट्स आपको डालनी पड़ेंगी डेबिट साइड में एज इट इज। आप चीज अगर देखें तो क्रॉस हो जाती है, क्योंकि बैलेंस शीट में असेट साइड किस साइड आती है आपके राइट हैंड साइड पे, और उस राइट हैंड साइड से आपको चीजें कहां उतारनी पड़ती है लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी रियलाइजेशन के लेफ्ट साइड यानी डेबिट साइड में आपको सारी एसेट्स उतारनी पड़ेंगी। एक्सेप्ट कौन कौन सी है? एक्सेप्ट में कैश बैंक आता है, एक्सेप्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कोई भी पार्टनर का करंट अकाउंट दे रखा हो वो, और साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लिया नहीं जाता। अगर मैं इनडायरेक्टली कहूं तो ये तकरीबन यही एसेट्स आपकी वहां से ली जाती हैं। मैंने बता दिया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, गुडविल एंड इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप लायबिलिटी साइड एसेट्स मतलब आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखेंगे और वहां से कुछ ही चीजों को आप नोट डाउन करेंगे। तो देखिए कि क्रेडिट साइड में क्या क्या लिखा है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। स्टूडेंट्स ये ज्यादातर आपकी बैलेंस शीट में डेटर्स में से लेस करता हुआ दिखेगा, तो आपको क्या करना है, डेटर्स तो फुल अमाउंट में लिखनी है असेट साइड में, सॉरी आपकी डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में उसका प्रोविजन लिख देना होगा। इससे क्या होगा, चीजें
गलत नहीं होती है। तो सबसे पहला बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। नंबर सेकंड है IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जी हाँ, अब तक आप पिछले चैप्टर्स में IFR को बांटते हुए आए थे, यहाँ पे IFR को नहीं बांटना है, आपको सीधे सीधे क्रेडिट साइड में IFR का अमाउंट लिख देना होगा। नंबर थर्ड है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यानी आपको क्रेडिटर्स भी वहां लिख देने हैं और बिल्स पेबल लेने हैं, साथ के साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अगर बैंक लोन हो या बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो या कैश क्रेडिट दे रखा हो तो वो भी हमें वहां से लेना पड़ेगा। मतलब बैंक लोन भी और अदर देन पार्टनर्स लोन। अदर देन पार्टनर्स लोन का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको अपनी वाइफ का या कह सकते हैं अपनी फियांसे किसी के भी नाम से अगर दे रखा होगा तो उसको भी आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। तो ये आइटम्स आपको लिखने पड़ेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, IFR, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, और साथ में अदर देन पार्टनर्स लोन भी। अब क्या करना है आपको, रिजोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि एसेट्स को रियलाइज कीजिए और आप कोई भी लायबिलिटी से तो उसको पे कर दीजिए। तो हम एक एक करके पहले एसेट्स रियलाइज देखते हैं। क्रेडिट साइड में आपको क्या करना होगा, बैंक या कैश, जो भी आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट दे रखा हो, बैंक का दे रखा होगा या फिर कैश का, तो वो आपको लिख देना बाई बैंक। और बाई बैंक के अंदर या कैश के अंदर जो जो एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं बिना किसी नाम के वो आप लिख देने, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बेड डेट रिकवर्ड, इन्वेस्टमेंट। यानी ये सारी एसेट्स बिना किसी नाम के आपकी क्या हो रही हैं, रियलाइज हो रही हैं। और जब बिना किसी नाम के रियलाइज होंगी, यानी किसी हो सकता है पार्टनर्स ने ले लियो या पार्टनर्स ने रियलाइज करा दियो, तो वो उनके नाम से आएंगी, और नहीं तो आप बैंक और कैश के नाम से लिख देंगे। उसके बाद दूसरी साइड में अगर आप डेबिट साइड में देख पा रहे हो तो टू बैंक या कैश लिख के लायबिलिटीज पे करनी पड़ेंगे। पे में क्या लिखा हुआ, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट या अदर देन पार्टनर्स लोन। ये चीज लिखी नहीं है अदर देन पार्टनर्स लोन, तो आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे उसको कि अदर देन पार्टनर्स लोन, क्योंकि जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं वापस सिखाऊंगा कि कौन सा अदर देन पार्टनर्स लोन होता है। वैसे आपको हिंट दे देता हूं, जैसे मिसेज ए लोन, मिसेज बी लोन, तो किसी भी मिसेज के नाम से जो लोन होगा वो अदर देन पार्टनर्स लोन कहलाया जाता है। इसके बारे में एक चीज और बता दूं स्टूडेंट्स कि अगर लायबिलिटीज पे कर रहा है तो सो गुड, अगर नहीं कर रहा है तो आपको वो कंपल्सरीली भी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप फर्म को डिसॉल्व करोगे तो असेट्स को बेचने के बाद ही तुरंत आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटीज बिना कहीं पे करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, ये सब जितनी भी लिखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये बिना कहीं भी आप क्या करेंगे, पे करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है डेबिट साइड में बैंक कैश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी आप जब फर्म के सामानों को बेचोगे यानी एसेट्स को बेचोगे या लायबिलिटी पे करोगे तो वहां कुछ खर्चा आता है जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। अगर ये खर्चा फर्म कर रही है तो आप लिखोगे टू बैंक कैश, जैसे लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और अगर इसी खर्चे को कोई पार्टनर कर रहा है तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के नाम से आ जाएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आपने लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो अगर फर्म पे कर रही है तो कैश बैंक में डालें, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम डालें। इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे आइए। क्रेडिट साइड पे अगर आपकी असेट्स बिना किसी नाम के, बिना किसी नाम मतलब बिना किसी पार्टनर की हेल्प के थ्रू ही बिक रही है तो बैंक कैश में आई, और अगर कोई पार्टनर्स ले जा रहा है या पार्टनर बेच रहा है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आएंगी। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एसेट्स टेकन होगा। तो जब आप इन दोनों को मैच करेंगे, डेबिट को क्रेडिट से मैच करेंगे, तो क्या होगा, एक साइड ज्यादा आ रही होगी और एक कम। अगर मान के चलो क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट है कम, तो आपका निकल के आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गेन ऑन रिवैल्यूएशन, यानी गेन निकल के आएगा, प्रॉफिट निकल के आएगा। और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो क्या निकल के आएगा, लॉस। तो ये स्टूडेंट्स आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट है। आपको इसी तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा डेबिट और क्रेडिट में। इन आइटम्स को अगर आप याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीजें अपने आप ही याद हो जाती हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट भी देख लिया किस तरीके से रियलाइजेशन बनता है। इट इज टू मच डिफरेंट फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट।
काफी अंतर आता है। रिवैल्यूएशन में कुछ और हम कर रहे थे, रियलाइजेशन में कुछ और कर रहे हैं। तो सभी चीजों को विद कंसंट्रेशन आपको एक एक करके आइटम उठाना पड़ेगा और उस आइटम के बारे में लिखना पड़ेगा। अगर वो फर्म कर रही है सेल तो कैश और बैंक के नाम से कैश होगा या बैंक, और अगर वो पार्टनर सेल कर रहा है या पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो पार्टनर के नाम से। बस ये चीज जरूर याद रखना जब आप रियलाइजेशन बनाए कि भाई फर्म सोल्ड कर रही है, फर्म पे कर रही है तो कैश बैंक आएगा, अगर पार्टनर सेल कर रहा है या पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर का नाम आएगा। तो ये इतनी चीज आप ध्यान रख के रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे। तो हमने आज की क्लास में स्टूडेंट्स कवर किया कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसके बाद डिसोल्यूशन फर्म और डिसोल्यूशन पार्टनरशिप में क्या फर्क होता है वो हमने सीखा, किस किस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पॉसिबल है, वो 5 तरीके हमने पढ़े थे, और लास्ट में रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सीखा कि ये आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट्स में आया करते हैं। अब इसके क्वेश्चन की शुरुआत हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, क्योंकि पहले आप इस बेसिक्स को खत्म कर लें, पहले सीख लें कि ये सारी चीजें यहाँ आती हैं, और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट्स भी बनाएंगे और हो सकता है फर्दर अकाउंट्स भी बनाएं। तो ऐसी सभी क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। कुछ बेसिक्स मैंने आपको डिसोल्यूशन के बारे में बताए और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ भी आए होंगे। तो इसी के साथ आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहें, बोर्ड एग्जाम आपके नजदीक आ रहे हैं, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।